माइंड से लेके ब्रेन टू बॉडी एवरीथिंग अंडरस्टैंड्स एंड लिसन्स. मेमोरी इज अ ट्रिगर फॉर ऑल द इमोशनल एक्सपीरियंसेस. लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ब्रेन का कचरा साफ करती है. अलग तरह के खुराक की बात करें जो दिमाग को हेल्दी करे तो वो क्या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? सब लोग बाहर चेस कर रहे हैं सिचुएशन, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट पे फोकस नहीं है. ब्रीदिंग को लेकर क्या मानना है, इससे चीजें मैनेज होती हैं? इनफैक्ट साइंटिस्ट को भी नहीं पता है व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माइंड. एवरी सिंगल मुद्रा योर ब्रेथ पैटर्न विल आल्सो चेंज. आता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ. एंग्री पेरेंट्स प्रोड्यूस एंग्री चिल्ड्रन. अगर मान लो कोई है कि उसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो वो ठीक हो सकता है या उसका वो नेचर बन चुका है, वो ऐसे ही रहेगा? You can have anger in the pocket or you can have anger in the heart. अच्छा, इसका एज से कोई रिलेशन है? When the child is in the womb, वहाँ से आपका प्राइमिंग शुरू हो जाता है. क्या ऐसी चीजें रह जाती हैं कि छोटे बच्चों का ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता? The plastic bottle वाला पानी is a dead water. कुछ लेफ्ट हैंडर मेरे जो दोस्त हुआ करते थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े तेज हैं, शार्प हैं. Is it true? They are the best scuba divers somehow. Every 10 years, 5% of the brain shrinks. Gayatri Mantra is excellent for alpha peak. इमोशनल ब्रेन क्या वो अलग ही रोल होता है उसका, अलग तरीके से काम करता है? कि फीलिंग पहले ला लो, फिर ब्रेन के थॉट को ला लो, तो थोड़ा सा पंगा है. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसका दिमाग से कैसे कनेक्शन है कि आप जो सोच रहे हो वो हो जाता है? बहुत लोगों के साथ होता है. मैनिफेस्टेशन इज अ पूरा पक्का 100% साइंस. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज. द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात इसी दिमाग की, ब्रेन की. अच्छा, ब्रेन के बारे में जानते हुए बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग पता चली, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि दिमाग जो है 20 वॉट का बिजली प्रोड्यूस करता है. सोचिए, उससे एक बल्ब जल सकता है छोटा सा, आज के टाइम में ट्यूबलाइट जल सकती है. तो आज अपने अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए, क्योंकि इसी दिमाग से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें आज आपको पता चलने वाली हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगी. और लकीली इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता अड़ातिया, जो जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो न केवल इलाज करती हैं इससे जुड़ी हुई, बल्कि आपके दिमाग की जो असीमित क्षमताएं हैं उसके बारे में बताती हैं, समझाती हैं, उसे ट्रेन कैसे करें ये भी बताती हैं. इससे जुड़ी हुई जितनी तमाम तरह के काम है इस क्षेत्र में उनको 13 से ज़्यादा इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल अवार्ड मिल चुके हैं. तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं, उनके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. नमस्ते मैम. नमस्कार अरविंद, एंड नमस्कार टू ऑल द ऑडियंस एज वेल. ग्रीटिंग्स. एंड तहे दिल से शुक्रिया मैम, इतनी दूर से आप इस पॉडकास्ट के लिए आई हैं. बहुत अच्छा लगा, लंबे टाइम से हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जी. अच्छा, दिमाग के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बातचीत करने को मैम. मैं आज के इंसिडेंट से ही शुरू करता हूँ. मैं जब आपको पढ़ रहा था, देख रहा था रिसर्च के दौरान, तो आज मुझे उठना था सुबह, ठीक, और कई सारे शेड्यूल मेरे फिक्स थे, कई सारे काम थे, यहाँ भी आना था शूट के लिए. आज मैंने अलार्म नहीं लगाया. मैंने कहा चेक करते हैं आज इसको. 7:30 लेट मैं सोया था आज, 7:30 मैंने अपने दिमाग में फिट किया. और सच में मतलब लोगों को यकीन नहीं होगा, खुद मैं भी शॉक था, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ट्रायल के तौर पर मैंने किया और मैं एग्जैक्ट 7:30 पे उठा हूँ. एग्जैक्ट. ये क्या खेल होता है मैम दिमाग का, ये कैसे होता है, थोड़ा इसको समझाएं हमारे ऑडियंस को. बहुत इंटरेस्टिंग बात करी आपने. कुछ मेरे साथ भी आज यही हुआ. मैंने कहा मुझे 6:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे एक और इसके पहले भी एंगेजमेंट था. सी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन की इंटेंशन जब आप डालते हो ब्रेन के अंदर में, तो एक क्लॉक बना रहता है और वो क्लॉक आपकी बात सुनता है. सो हमारे लैंग्वेज में उसको सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम भी कहते हैं. लेकिन उसके पहले भी मैं थोड़ा सा शुक्रिया पे बात कर दूं, क्योंकि आपने शुक्रिया कहा. सो वी जस्ट कंप्लीटेड अ ब्यूटीफुल ट्रायल इन कोरिलेशन विथ हरिओम स्माइल्स, मोनिका सिंघल जी. तो हमने एक शुक्राना का मेडिटेशन दिया था लोगों को कि 5 मिनट बस करना, और 21 दिन तक हमने उनके HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कई सारे ब्लड के पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल एज को स्टडी किया. 21 दिन के बाद आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड ऑल्सो कि बायोलॉजिकल एज, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल एज. और हम ऐसे ये एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे पायलट्स ऐसे छोटे छोटे करते रहते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द कमांड टू द ब्रेन वर्क्स.
एसेंशियली कमांड ही है ना. मैंने कहा थैंक यू जी भाई फॉर हैविंग माई दिस बॉडी विच इज फंक्शनल. आई एम अलाइव राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच. आई कुड कम ऑल द वे. माई लेग्स हैव सपोर्टेड मी टू कम. मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बात कर रही हूँ. सो सिंपली उतना कमांड देने से 21 दिन के बाद 3.8 years का कमी देखने को मिला बायोलॉजिकल एज में. क्या बात है. सो इट वाज अ स्टार्टलिंग. अभी तो हमने शुरुआत करी है, इट्स जस्ट अ पायलट. बट देखने वाली ये बात है कि द ब्रेन, योर हार्ट एंड योर बॉडी एक एक्सेस है. साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी. और मुझे रैपर के जैसे बोलना बड़ा अच्छा लगता है. साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी. वो पूरा माइंड से लेके ब्रेन टू बॉडी एवरीथिंग अंडरस्टैंड्स एंड लिसन्स. सो आप जो बता रहे हैं, मैंने कमांड दे दिया जी मुझे 6:30 बजे या मुझे 7:30 बजे उठना है, एंड इट जस्ट कैप्चर्ड दैट एंड इट डिड एग्जैक्टली द सेम. इनफैक्ट मैं तो आई एम अगेंस्ट अलार्म, आई एम अगेंस्ट द अलार्म क्लॉक्स. और मैं जोक के साथ कहती हूँ कि बेटर टू यूज अ बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक. मेरी मदर इज अ बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक. सुबह सुबह उठना है. सो बिकॉज आप जब अलार्म क्लॉक से उठते हो तो वो एक जारिंग साउंड होता है. कुछ ट्रायल्स में पाया गया है कि आपकी हार्ट की रिदम जो है ना वो एकदम बढ़ जाती है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. आप एकदम लाइंग डाउन शांति से ब्रेन में डेल्टा में थे और सडनली हाइपर एक्टिव एक वेव होता है, बीटा में चले जाते हो. सो यस, द बॉडी लिसन्स, द ब्रेन लिसन्स, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, एंड द माइंड ऑल्सो लिसन्स. वेरी नाइस. सवाल तो और भी हैं लेकिन आपने चर्चा कर दी ये अल्फा, बीटा, गामा. मैं पढ़ रहा था आपको. थोड़ा सा इसको आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है. अच्छा, आपको फरारी पसंद है? बिल्कुल. फरारी किसको नहीं पसंद है. मैं इसको फरारी बोलती हूँ. अच्छा. अगर आपको मान लीजिए आपने फरारी खरीदी, अभी फिलहाल मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने एक जैगुआर खरीदी. और इतने सारे बटन्स, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कौन सा बटन, मैं कुछ एक दबाऊं कुछ और खुल जाएगा. ये यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर, जो चीज आप ऑपरेट करते हो उसको समझना जरूरी होता है. तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिनिंग दैट इफ आई हैड अ फरारी, डू यू थिंक इफ आई एम, मैं नॉर्मल सी गाड़ी चलाती हूँ, एकदम से मैं फरारी चलाना सीख जाऊंगी? आई हैव टू अंडरस्टैंड कि फरारी की मैकेनिज्म क्या है, उसका स्टीयरिंग व्हील कैसे चलता है, उसका पावर कंट्रोल कैसे है, उसकी ब्रेक कितनी लगती है, उसका एक्सेलरेटर कैसे जाता है, उसकी स्पीड कितने तक जा सकती है. तो ये वाली जो फरारी है ना, उसके 5 ब्रेन वेव्स, अपने अपने इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन होते हैं. अब मुझे जैसे उसको आगे बढ़ाना है, आई एम अटेंटिव, फोकस, मुझे काम करना है, तो वो आ गया मेरा बीटा, which is my accelerator of the Ferrari. अब मुझे suddenly brake, something has come in, obstacle, and I have to stop, which is my delta, एकदम slowest. जब मैं सो जाती हूँ, finish, the गाड़ी comes to a halt, that is my delta. अब बीच बीच में मुझे, let's say, cruise control. If I am just going और एकदम, my mind is calm, creative, abstract thinking, that cruise control is theta, slow waves. और जैसे ही मैंने आंख बंद कर ली, the moment I close my eyes, I produce even a slower rhythm called alpha. So alpha, beta, थीटा और डेल्टा. और सबसे 5वां जो मेरा फेवरेट वेव है, क्योंकि वो ही फरारी डिसाइड करता है, फरारी की गामा, क्योंकि फरारी की स्पीड 300-400 किलोमीटर, तो आई थिंक इट कैन गो राइट. आई डोंट नो, आई वाज जस्ट रीडिंग इनटू दैट मरीना सर्किट, यू कैन गो अप टू ऑलमोस्ट आई थिंक 500, पता नहीं कितने जा सकते हो अप्रोक्स उतना जा. तो वो जो टॉप स्पीड पे जाता है, जो टॉप मोस्ट वेव है, वो है गामा. गामा एसेंशियली क्या करता है ना, सारे ब्रेन के फंक्शंस को एम्पलीफाई कर देता है. तो आपको स्पीच अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन चाहिए, डिसीजन की एबिलिटीज चाहिए, आगे मैं क्या करूं, कैसे करना है, वो सबको एम्पलीफाई कर देता है. सो बेसिकली दैट गामा इज द फरारी पार्ट एक्चुअली. लेकिन हाउ टू यूज ईच ऑफ इट. अब मान लीजिए कि आपने एक्सेलरेटर ज्यादा दबा दिया, विल दैट हेल्प? दैट इज ओवर थिंकिंग. बीटा ज्यादा हो गया, गाड़ी चल तो रही है लेकिन गाड़ी का रुकने का नाम नहीं है, गाड़ी इज एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आ रही है, बस कंटिन्यूस विचार आ रहे हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट कामिंग डाउन, यू आर नॉट कूलिंग डाउन. सो कूलिंग डाउन वाले जो अल्फा और थीटा है, वो भी इतने ही जरूरी है, बिकॉज योर रिपेयर, रीजनरेशन, आपके ब्रेन के केमिकल्स का वापस में, आपने सारा एग्जॉस्ट तो कर लिया, फ्यूल बर्न कर लिया, पेट्रोल तो डालना होगा. लेकिन आज के टाइम पे अरविंद क्या हो रहा है ना, कि लोग फरारी में केरोसिन डाल रहे हैं. दैट इज द, कैसे वो, दैट इज द सैड पार्ट. बिकॉज अभी फिलहाल लास्ट वीक में मेरा क्लिनिक में 3 patients I got, and that was a big surprise to me somehow. 42-year-old, 47-year-old, and 52-year-old with Alzheimer's dementia. Alzheimer's dementia एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे लोग भूलने की वो है, and it is a serious thing, because सोचो, आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा मेमोरी जो है ब्रेन में, वो चाहिए क्यों?
आपके पास तो जी फोन है, फोन में लिख लो, किताब में लिख लो, चैट जीपीटी कर लो, गूगल में कर लो, मेमोरी की जरूरत क्या है? व्हाई डू यू नीड मेमोरी? क्या बोलेंगे आप उस पे? मेमोरी की ज़रूरत है, हर जगह आप टेक्नोलॉजी क्यों? पे डिपेंड नहीं रह सकते ना। और नहीं, मान लीजिए कि सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है हमारे अरुण साहब जैसी, एवरीथिंग वर्क्स द टॉप स्टूडियो वाले। सो इफ एवरीथिंग इज एट द टॉप बट स्टिल डू यू थिंक यू नीड मेमोरी आज के टाइम पे विद एडवांसमेंट ऑफ रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड्स एंड एवरीथिंग? मेमोरी चाहिए? मुझे लग रहा है शरीर के जितने भी ईश्वर ने पार्ट्स दिए हैं सबका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ें गायब भी हो जाएंगी धीरे धीरे। सो एक बहुत अच्छा आंसर आया, इनफैक्ट आज के कोहॉर्ट ने ही मुझे बताया कि हमारे एक्सपीरियंसेस का अनुभव, अब मान लीजिए आप यू आर रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड, तो आपको एक आनंद आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो तो मेमोरी से आएगा। वो मेमोरी से ही आएगा। अगर आपने मान लीजिए कोई एक अच्छा एक्कोलेड्स मिला था, फॉर एग्जांपल इफ आई गो बैक टू माय न्यूरोलॉजी डेज, ओके चलो जी गोल्ड मेडल मिल गया, तो उसकी जो प्राउड फीलिंग है या कॉन्फिडेंट फीलिंग, वो कहाँ से आएगी? सो मेमोरी इज अ ट्रिगर फॉर ऑल द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। वो एक ट्रेजर चेस्ट के जैसा होता है। प्लस अगर मैंने ब्रेन में मेमोरी यूज ही नहीं किया तो यूज इट और लूज इट। सो सिंक इट एंड लिंक इट, बहुत सुंदर से होता है ब्रेन के अंदर में। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन अल्जाइमर्स डिमेंशिया केम इन, आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज एट दिस एज, व्हिच मींस आपने बहुत केरोसिन डाल दिया एंड फरारी इज गॉन, अब ये सारे केरोसिन होते क्या है? होते क्या वही। हाँ, क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा केरोसिन तो है नहीं सोना। पीपल हु डोंट स्लीप ऑन टाइम, ओह, The latest data has shown that sleep is the most important system for activation of a system called glymphatic system. अब ग्लिम्फैटिक सिस्टम, हम लिम्फैटिक्स तो समझते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा लिम्फ है वो उसको निकालती है, लेकिन ग्लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो ब्रेन का कचरा साफ करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे नोएडा की म्यूनिसिपालिटी ने अगर काम नहीं किया होता पिछले 2-3 दिनों में, तो सब जगह पे कचरा होता था। सेम वे ब्रेन में अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रही है, वैक्यूमिंग नहीं हो रहा है, तो ऑल दोस प्लाक्स विल एक्यूमुलेट, और वही एमिलॉइड प्लाक, टाउ प्लाक, जो सारे कचरे हैं, दैट इटसेल्फ इज कॉजिंग डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिमेंशिया। मतलब इतने यंग एज पे तो इट इज़ वेरी शॉकिंग। इनफैक्ट एक तो मैकिन्सी का कंसल्टेंट था, उसने अपना बैग वैग तैयार कर लिया और वाइफ को कहता है मेरी कोयम्बतूर में मीटिंग है। वाइफ बोलती है 2 साल पहले थी कोयम्बतूर की मीटिंग। I mean, it's a and at a 42-year-old losing the memory is something which is concernsome. तो इसका एक यही रीजन है कि ना सोना, या एक ना सोना है, दूसरा आप देखिए डाइट, लुक एट द टाइप ऑफ द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग, उसके बाद स्ट्रेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज गुड, इट हेल्प्स यू, आप काम करते हो, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, जब बॉडी लगातार स्ट्रेस पे जाती है, तो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम द ब्रेन कैन नॉट रिपेयर, और वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड सारे नॉर्मल टॉक्सिन्स तो हमें पता ही होता है कि क्या क्या होते हैं, विच इज़ डैमेजिंग द ब्रेन। तो दिमाग के लिए अगर हम उसके बेहतर हेल्थ की बात करें तो क्या करना चाहिए कि दिमाग, एक तो चलो आप बोल रहे हो कि सोना, क्या डाइट में भी कुछ ऐसा उसके, या और अलग तरह के खुराक की बात करें जो दिमाग को हेल्दी करे, तो वो क्या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? देखो, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें, मान लीजिए एवरीबडी वांट्स समथिंग, व्हाट इज, हम किसी को भी पूछेंगे ओ व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर गोल, एवरीबडी इज चेजिंग समथिंग। आज तक I am yet to get a person who says I am chasing to have the best brain, everything else will follow. सब लोग बाहर चेस कर रहे हैं सिचुएशन, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट पे फोकस नहीं है। अब जब इंस्ट्रूमेंट आप ठीक करोगे तभी तो बाहर की सिचुएशन चेंज होगी। there's a story, very nice story. There was a guy who was cutting, वो एक्स सॉ के साथ ना ट्री को कट कर रहा था। सो वहां से एक दूसरा आदमी निकला, लगभग 10 बजे थे सुबह के, एंड ही सॉ हिम कटिंग एंड ही वेंट। शाम को 5 बजे वो अपना काम खत्म करके आया, एंड द गाय वाज स्टिल कटिंग, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा था। दूसरे दिन भी सेम सीन, 10 बजे जा रहा है, वो ट्री काट रहा है, 5 बजे आ रहा है, ट्री अभी तक नहीं कटा। फिर वो तीसरे दिन थोड़ा रुका, बोला कैन आई हेल्प यू? बोले दिखाओ तुम्हारी सॉ, बिल्कुल ब्लंट। अब आप ब्लंट सॉ से एक ट्री को कट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो कट होगा? तो उसने क्या कहा, भाई तू ये सब छोड़, और वो बड़ा ऐसा स्ट्रेस, परेशान कि मैं 10 घंटे से काट रहा हूँ इस चीज को, तो मैं 10 घंटे दिन में काम करता हूँ, मैं पूरे हफ्ते में 80 आवर्स आई पुट इनटू माय वर्क, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उसने क्या कहा, भाई 5 मिनट उसको
sharpen कर it, लो, तेज कर and लो। then go ahead and cut it. काम हो गया। सो वो जो 5 मिनट का शार्पनिंग का काम है ना, वो हम नहीं करते हैं। और बस वो हम लगे जाते हैं, ये चेज करो, वो चेज हाँ। करो। सो दैट्स व्हाई आई एम येट टू सी अ पर्सन, एंड that's our vision and mission at the lab, कि भाई you walk in as a normal brain, understand what is lacking to become that limitless brain. आपकी पीक कैपेसिटीज को आपको समझना होगा। यू डोंट वॉक इन व्हेन यू आर अ ब्रोकन, यू नो, गराज में नहीं जा रहे हो तुम, हॉस्पिटल तो गराज है। लेकिन एंड दैट वाज द रीजन व्हाई डॉक्टर्स एक्चुअली एग्जिस्टेड, कि डॉक्टर्स का काम ये नहीं था कि जी अरविंद का ब्रेन अब आज लकवा हो गया, चलो अरविंद को ठीक कर देते हैं। हाउ कैन वी हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स गोल्स बाय रिमेनिंग फिट, बाय रिमेनिंग हेल्दी? सो ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस, कैसे करना है, अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बिल्ड दोज थिंग्स। तो हमने 5 ब्रेन वेव की बात करी, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। अब मान लो डेल्टा बन ही नहीं रहा है, तो बंदे को क्या होगा? स्लीप की डेफिशिएंसी होगी। अल्फा, जब शांत आप क्लोजिंग योर आइज करते हैं, अल्फा नहीं हुआ तो कामनेस नहीं आएगी। थीटा नहीं आया तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, विच मीन्स मुझे सारे पांचों के पांचों ब्रेन वेव्स को आई हैव टू शार्पन माई एक्स, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। सो एज यू सेड, मेडिटेशन हो गया, डाइट हो गया, रेस्ट हो गया, रिपेयर हो गया, दो जो हम मूवर्स कहते हैं, विच इज व्हाट वी एक्चुअली फाउंड आउट आफ्टर इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ परफॉर्मर्स. So movers is nothing but a simple technique: meditation, oxygenation, visualization, exercise, reading something positive or affirmative, and scribing or writing what is not serving. ये पांचों के पांचों ब्रेन वेव के हिसाब से दिमाग में रख के बनाया गया है कि how it is modulating it. MOVERS. Yes, MOVERS. 5 मिनट दो, 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट ब्रीदिंग कर लो, वेगल रीसेट, वेगस नर्व जो सबसे लंबा नर्व होता है, जो काम एंड कूल एंड रेस्ट डाइजेस्ट देता है। सो बस इतना, मतलब करना बहुत कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हमें उसमें भी बड़ा मजा आता है ना कि कोई एक सप्लीमेंट ले लूं मैं। यू नो, आजकल क्रिएटिन बड़ा फैशन में है, सब लोग पहले क्रिएटिन मसल के लिए यूज करते थे, अब कॉग्निशन, यू नो, मेमोरी ठीक करने के लिए। सी, सप्लीमेंट्स डू हैव अ रोल, बट दे आर सप्लीमेंटिंग, दे आर नॉट द एंटायरिटी बाय इटसेल्फ, यू नो। हम इसको कैसे पहचाने? कैसे? एक तो मान लीजिए कि बिहेवियर से पता चलता होगा कि सामने वाले का ब्रेन ठीक नहीं है, दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, भाई ये बड़ा उटपटांग बिहेव करता है या रिएक्ट करता है। ठीक है, एक तरीका वो है। टेक्निकली या मेडिकली भी कोई तरीका है कि इसको जांचा जा सके, जो आप अल्फा, बीटा, गामा, बिल्कुल थीटा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे न्यूरोसेंस, हमने खुद ही एक पूरा अपना सिस्टम बनाया है सिंपल EEG से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि एक ब्रेन के वेव्स का स्टडी होता है। जैसे ECG होता है हार्ट के लिए, मोस्टली लोगों ने अपना ECG कभी ना कभी कराया होता है। लिवर फंक्शन भी सबको पता होता है, हीमोग्लोबिन तो डेफिनेटली पता होता है, लेकिन जैसे ही अल्फा, बीटा, थीटा, गामा के पावर की बात आती है, किसी को नहीं पता है। सो वो एक बार आप देख लेते हो, एंड सिंपल तरीका है, 15-20 मिनट्स ऑफ अ स्कैन है, बट पैरामीटर्स जो है उस पे थोड़ा सा वो लगता है, जो हमने कितने सालों से वी हैव वर्कड अपॉन इट, कि भाई मेरा अटेंशन कितना है, मेरा फोकस कितना है, मेरा बैलेंस कितना है, गामा का पावर कितना है, अल्फा में प्रोड्यूस करता हूँ कि नहीं करता हूँ। सो व्हेन आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, आई क्विकली अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे ब्रेन में तो जी कंटिन्यूअस बीटा फायरिंग है, इसका मतलब मैं हमेशा फाइट फ्लाइट में ही रहता हूँ, इसका मतलब मैं हमेशा कॉर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसी में रहता हूँ, इसका मतलब है मैं एड्रेनालिन से ही काम चलता है मेरा, विच मीन्स मुझे हमेशा पुश 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 करना है। सो देन दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो उसकी वजह से फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, योर स्ट्रोक एंड सो मेनी सच कंडीशंस कम इन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 3M, दैट्स इट। और ये मैनेज कैसे होता है फिर? प्रॉब्लम पता चल एक बार पता चल गया, फिर उस पे काम करना होता है। कस्टमाइजेशन थोड़ा सा होता है। अब Arvind's brain is going to be very different from Shweta's brain to Arun's brain, very very different brain, because our demands are also different. अब for example you are working, let's say a CEO and a leader, ये है। दूसरा ब्रेन है जो कि एक स्किल बेस्ड काम करता है। तीसरा ब्रेन है जो अकाउंट्स में काम करता है। तो हर एक के अपने अपने चैलेंजेस भी अलग है, उसकी डिमांड्स भी अलग है। सो व्हाटएवर इज डेफिशिएंट, अब मान लो जो बैलेंस नहीं हो रहा है, अल्फा कम हो रहा है, तो एक एक चीज को फिर आप धीरे 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 उस पर काम करते हो। काम कैसे करते हो? मूवर्स से। सो मूवर्स ही वो होता है जिससे फिर आप कस्टमाइजेशन करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अल्फा बनाने के लिए मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लो, अल्फा बन जाएगा। अच्छा,
कितने टाइम बैठते हैं आप आंख बंद करके दिन में पूरे? हाँ, ये तो बहुत मतलब रेयर ही होता है, काम में आप फंसे रहते हैं। आपको पता है, जो लोग थोड़ा सा योग मेडिटेशन जानते हैं तो वो तो कर लेते हैं, बिल्कुल। बट नॉर्मल लाइफ में तो लोगों को बोलोगे आंख बंद करके बैठे रहो तो वो तो घबरा जाएंगे। और इसीलिए पुराने एंशिएंट विजडम की जब हम बात करें ना, तो इन द गुड ओल्ड डेज देयर यूज्ड टू बी एवरी सिंगल थिंग का क्या था, एक प्रथा डाल दी थी। देयर वाज अ रिचुअल कि भाई आप प्रे करोगे, सब लोग बैठ के प्रे करेंगे, 5 मिनट सबका ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाएगा। सब लोग आरती करेंगे तो सबका ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। आप एक हाथ से इससे कर रहे हो, एक से घंटी बजा रहे हो, फिर आप सब कोई ना कोई फ्रेग्रेंस होती थी तो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन हो जाएगा। इंसेंस स्टिक्स जो हम अगरबत्ती डालते हैं उससे जो स्मेल आता है वो ब्रेन के जो इमोशनल सेंटर है उसको क्वाइट और काम करता है, तो ऑटोमेटिकली रैशनल सेंटर को एक्टिवेट कर दिया, व्हिच मींस एवरी स्मॉल लिटिल थिंग दैट वी वर डूइंग इज हेल्पिंग इन द ब्रेन्स ग्रोथ। अभी हमने क्या कर दिया, हमने जी उन सब को खत्म कर दिया और वेस्टर्न स्केड्यूल पे हम आ गए, बस काम 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 और काम। यार उसके ऊपर जो हमारे एटम बॉम्ब्स है वो तो है ही है। हाँ, 7 फोन हमारा हाँ बिल्कुल, फोन हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ी का। बात है कि आप इतनी बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके बावजूद ट्रेडिशनल चीज़ों को आप, मैंने देखा है, काफ़ी सपोर्ट करती हैं। ब्रीदिंग को लेकर क्या मानना है, इससे चीज़ें मैनेज होती हैं? आपका जो ये इतने सारे वेव्स आप बता रही हैं वो कंट्रोल में रहते हैं? एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है? जी जी प्लीज। कैन यू चेंज योर हार्ट रेट? अभी मैं बताऊं कि आप अपनी हार्ट की गति जो है उसको तेज कर लो। नहीं, ये तो जब सिचुएशनल कुछ होगा तो होगा। ठीक है, आप अपने डाइजेशन को मैं बोलूँ थोड़ा टाइम रोक लो जरा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप मैं बताऊं कि बोन जो है ना आपका, जो बोन को क्या बोलते हैं, हड्डी, हड्डी में थोड़ा सा और मैट्रिक्स बना लो, अभी की अभी होगा नहीं नहीं, लेकिन इफ आई टेल यू स्टॉप ब्रीदिंग, हाँ, ये तो यू हाथ कैन में डू, है, टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन हो डू। सकता है। सो ब्रेथ एक ही ऐसी चीज है जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, बाकी सारी जितनी बॉडी की गतिविधियां है वो सब इनवॉलंटरी है, उस पे हमारा काबू नहीं है। और ब्रेथ एक ही ऐसी चीज है जो चाबी बोलते हैं माइंड के साथ। अब लोग बोलते हैं अरे मुझे ओवर थिंकिंग है, आई कांट स्टॉप माई माइंड फ्रॉम थिंकिंग, और हम कहते हैं जी माइंड की गति को आप कम करोगे। सो माइंड को कैसे कम करोगे? पहले तो आपने माइंड समझा ही नहीं है, देखा भी नहीं है। इनफैक्ट साइंटिस्ट को भी नहीं पता है व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माइंड, फॉरगेट यू एंड मी। सो फिर कैसे होगा? बट द मोमेंट यू विल ब्रेथ को आप कंट्रोल में लाओगे, द ओवर ब्रीदिंग विल बी कंट्रोल्ड, mind will also get controlled. Breath के साथ सीधा there is a direct correlation. When you are stressed, you know what happens? You start breathing fast, you know. The moment आप अगर observe करोगे simple चीजों में भी, अगर आप ऐसे मुद्रा करके बैठोगे, you can try it right now. ऐसे simple ऐसे मुद्रा करके आप बैठोगे and if you focus on your breathing, क्या मिल रहा है आपको? What are you seeing? कोई changes अनुभव हो रहे हैं? नहीं, मैं अभी उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, So most of the times either your upper, middle और lower, उस पे वहां पे अलग अलग breath की आपको पैटर्न मिलेगी। With every single मुद्रा your breath pattern will also change. मतलब ये भी आपकी एक चाबी हो गई breath को alter करने की, breath चाबी हो गई आपको mind को alter करने की। तो ये क्या हो गया? ये मुद्रा है, very simple mudras which is affecting your eventually mind. मेडिटेशन में हम यू ऐसे ही क्यों बैठते हैं? ऐसे क्यों नहीं बैठते हैं? ऐसे क्यों नहीं करते हैं? और क्यों पोजीशन क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज द मोमेंट वी डू दैट वी स्टार्ट ब्रीदिंग डीप, वेगस अपने आप किक हो जाता है, वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड अपने आप काम हो जाता है, एंड दैट्स इट, यू नो, वी गॉट द की टू द माइंड, दैट इज द ब्रेथ। सो मेरे हिसाब से ब्रेथ इज एवरीथिंग। एवरीथिंग। मैं प्राणायाम जो योग का एक हिस्सा है उसमें देखता हूँ कि ब्रीदिंग भी कई तरह से होती है, वक्षीय ब्रीदिंग होती है, ग्रीवा ब्रीदिंग होती है, यौगिक ब्रीदिंग होती है, तो इसको आप मानते हैं? Of course मानते हैं। There is a beautiful book called Breath and the guy calls himself, the जो डॉक्टर है, pulmonaut, like you know who astronaut जैसे होते हैं ना, ऐसे breath वाले उसके कंट्रोल के pulmonaut. He was the first who saw कि asthma, he was treating patients with asthma and he saw कि अगर उसने breath alter करा दी 5.5 breath a minute उन सारे asthma patients की, उनके asthma खत्म होने लगे, they did not need the pump, उनका सब कुछ ठीक होने लगा। क्या कराया भाई? वो जो 15-16 पर मिनट ब्रीथ कर रहे थे उसको उन्होंने 5.5 ब्रेथ पर मिनट, जिसको उन्होंने खुद बताया दैट इज कॉल्ड द योगिक ब्रीदिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जब आप इतना स्लो ब्रीथ करते हो, आपके ऑक्सीजन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का मात्रा जो ब्रेन में है वो सेट होता है, आपके ब्रेन केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, अच्छे केमिकल्स आ जाते हैं। सो द एंटायर केमिस्ट्री
you can easily change through the breath. आराम से. मैं इसको पढ़ भी रहा था, रिलेट कर पा रहा हूँ अभी कि उसमें ये बताया गया था योग में ही कि जितना जो पृथ्वी पर जीव है उसमें जितनी कम सांस लेने वाले लोग हैं, जैसे आपने 5 बताया, उनकी लाइफ साइकिल लंबी होती है. Tortoise is an example, बिल्कुल. अजगर, इस तरह से कुछ नाम आते हैं. और जितने जल्दी सांस लेने वाले हैं उनकी लाइफ, कुत्ता जीभ निकाल के तुरंत ऐसे, तो उनकी लाइफ कम होती है. तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है. yes, absolutely. और उसी के हिसाब से आपकी मानसिक स्थिति भी रहती है. बिल्कुल. तो ये जो गुस्सा आता है, थोड़ा इसके बारे में बताओ. अब ये क्या, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ये क्या बाय बर्थ चीजें होती हैं या एक्वायर्ड होती हैं, सिचुएशनल होती है, क्या है मतलब, या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये थोड़ा इसको आप क्लियर करें. Beautiful question. So anger is a very big problem for a lot of people. अब anger होता क्या है? See, there are different kinds of emotion. Anger is an emotion, right? मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी, अब थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री समझते हैं और उसका ना थोड़ा सा इक्वेशंस के साथ देखते हैं उसको. एंगर क्यों आएगा किसी भी बंदे को? फिर मैं ब्रेन में भी बताती हूँ कि होता क्या है. बट व्हाई वुड एंगर कम इन? Why would I get angry? वो कहीं ना कहीं से कोई कुछ पिन करता है. हाँ. क्यों? There's a very simple equation to that. My desire, what I thought, did not get fulfilled, and so I got angry. वही. हाँ. My expectations did not get fulfilled, and hence I got angry. So अपेक्षा, दुख की सुरक्षा, बड़ा सिंपल सा वो है. मैंने अपेक्षा करी, नहीं पूरी हुई, तो दुख की सुरक्षा हो गई. I got angry. So anger is actually coming from a very small part in the brain called amygdala. अमिगडाला एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, सब कुछ देखते रहता है. थ्रेट्स तो नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, यहाँ पे कैसा है, वहां पे कैसा है. इट्स ऑलवेज ऑन द गार्ड. इट लिटरली इट्स लाइक अ वॉचमैन नहीं जाता था हमारे जब बचपन में थे, वो ठोकता रहता था. इट्स ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर थ्रेट्स. द मोमेंट इट सीज दैट अब इसने मेरा काम नहीं किया जैसे होना चाहिए था, इट इमीडिएटली गेट्स एक्टिवेटेड. और उसको एक्टिव होने में बहुत कम समय लगता है, 13-15 सेकंड में तो इट्स फुल्ली गॉन. व्हेन इट गेट्स एक्टिवेटेड, ये जो हमारा मेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, विच इज रैशनल थिंकिंग, शांति वाला थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग वाला थिंकिंग. हम बोल देते हैं गुस्से में सब कुछ, अरे ऐसा ये, एंड देन हम बैठ के सोचते हैं अरे मुझे तो ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, अब इसका रिपरकशन क्या होगा. अब मैं जो सोचती हूँ वो यहाँ से आता है, लेकिन उस टाइम पे बिकॉज इमोशनल ब्रेन बहुत एक्टिव था, ये बंद था. It was working like a seesaw. So my emotional brain was very active, vigilant. It shut down everything else because उसको इतनी एनर्जी चाहिए ना सब कुछ एकोमोडेट करने के लिए. अब बैठ के भाई धीरे ये ब्रेन आ गया, ये शांत हो गया, और अब अफसोस हो गया, मैंने ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था. बट एंगर कैन ऑल्सो बी एपिजेनेटिक, जैसा आपने कहा. मतलब कि बचपन से आप अगर एंग्री एनवायरनमेंट में रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पे आपने लोगों को ट्रिगर होते हुए देखा है, तो योर ब्रेन स्टार्ट्स टू मिरर दैट. उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे इसने ऐसा कर दिया, वो भी एक थ्रेट है, इसने ये नहीं किया, वो भी एक थ्रेट है. सो द ब्रेन एक्चुअली इम्बाइब्स दैट. सो एंग्री पेरेंट्स प्रोड्यूस एंग्री चिल्ड्रन. Angry children also marry angry people. वो पूरा ना it's a loop. The whole thing is just mirroring. See, brain को क्या चाहिए? Comfort. मैं जहाँ जाऊँ मेरे जैसा होना चाहिए. और सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है ब्रेन में. सबकॉन्शियस इज 90 to 95%, बड़ा ही अवचेतन मन जिसको हम कहते हैं. कॉन्शियस बेचारा 5 से 10% है, वो हमेशा हमें गाइड करता रहता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. लेकिन सबकॉन्शियस जो है वो ऐसे ही सारी एपिजेनेटिक से इंफॉर्मेशन लेता है, मेरे सिचुएशन से, मेरे पास्ट से, मेरे जो बीता था उससे, अलग पूरा फिल्टरिंग करके मेरे पूरी बिहेवियर, मेरे इमोशंस, मेरे परसेप्शन, उन सबको वो लगा के बैठा है. नाउ मोस्ट टाइम्स दैट्स व्हाई दीज आर ऑटोमेटिक बिहेवियर्स. और हम कहते हैं जी पैटर्न आ गया यूनिवर्स का. इट्स नॉट रियली द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स. It is your reaction which will keep on repeating, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस में वो एक पूरा नेट बिछा के रखा है. एंड द मोमेंट कॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव करना चाहते हो, अवेयरनेस लाना चाहते हो कि चल क्या रहा है माइंड में, which is nothing but meditation, the subconscious mind does not like it. बॉडी के सारे जितने भी इम्पल्सेस होंगे ना, वो कहेंगे नहीं, I am happy in my comfort zone. I don't want to be moved. That's why the very first time when you sit for meditation ना, कहीं से कहाँ भी चीटी नहीं होगी ना, वो चीटी आपको आके definitely it will hit you. क्योंकि your body became so aware
कि अब छोटी सी छोटी चीज भी अब आपको वो करेगी, थोड़ा सा इधर से उधर हो गए, अरे जी अब हिलने का मन कर रहा है, बिकॉज नाउ फर्स्ट टाइम योर कॉन्शियस माइंड इज सेइंग चलो मुझे कंट्रोल दे दो, अब सबकॉन्शियसली जो हो रहा था मुझे नहीं करना है। तो एंगर इज ऑफन अ सबकॉन्शियसली ड्रिवन इमोशन विच इज ऑलवेज देयर, इफ देयर वाज एन एक्सपोजर टू चाइल्डहुड तो और भी ज्यादा होता है। तो ये मतलब इसको ठीक किया जा सकता है, अगर मान लो कोई है कि उसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो वो ठीक हो सकता है या उसका वो नेचर बन चुका है वो ऐसे ही रहेगा? ऑटोमेटिक में तो ये नेचर बन चुका है, मतलब वो ट्रिगर आएगा तुरंत ही, इट्स लाइक अ स्नैप थिंग, यू नो, आप बंदूक आपने गोली भर दी और ट्रिगर का हाथ में, ट्रिगर जितनी बार दबाओगे गोली निकलेगी और कुछ तो नहीं निकलेगा। इट इज वेरी सिंपल एज दैट। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे तो इसको गोली को ही निकाल देना है, सो लेट देन द ट्रिगर ऑल्सो कम, कुछ फायर ही नहीं करेगा, तो वो मुझे कॉन्शियस अवेयरनेस से उस पे काम करना पड़ेगा। सो देयर इज टू थिंग्स, यू नो, यू कैन हैव एंगर इन द पॉकेट और यू कैन हैव एंगर इन द हार्ट। सो हार्ट और पॉकेट के बीच में अंतर है। इफ यू हैव एंगर इन द पॉकेट विच मीन्स अब कभी कभी चाहिए भी ना, आप टीम से बात करा रहे हो, कुछ करना है बिना एंगर, यू नो, इफ द अदर पर्सन डज नॉट टेक यू सीरियसली यू डेफिनेटली नीड एंगर। एंगर इज अ गुड वे टू एक्नॉलेज कि भाई मेरी सुन। अच्छा, वो पॉकेट इन द एंगर इन द पॉकेट है, दैट इज जस्ट टेम्परली, इट कम्स आउट एंड इट गोज बैक इन द पॉकेट। देयर इज नो सिंपैथेटिक रिएक्शन इन योर बॉडी। आपकी ना हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी ना प्यूपिल चेंज होती है, आपके ना बॉडी में कोई सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, वो अच्छी बात है, दैट इज अ स्ट्रैटेजिक एंगर। लेकिन एंगर इन द हार्ट विच मीन्स जैसे ही आप उसके बारे में सोचने लगे आग बबूला हो गया, बोलते हैं ना, हार्ट रेट तेज हो गई, पूरा स्वेटी पाम्स, एंड देन यू लूज योर कंट्रोल, यू लूज बैलेंस, यू डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, दैट मीन्स यू आर हाईजैक। इट इज कॉल्ड अमिगडाला हाईजैक। सो वहां तक नहीं पहुंचने के लिए थोड़े से मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, यू नो, हम जो बोलते हैं माइंडफुलनेस क्या है, आजकल हमारा MINDFULL हो गया है, फुल हो गया है माइंड, लेकिन माइंडफुलनेस हट गया है। सो माइंडफुलनेस इज नथिंग बट गेटिंग दैट कॉन्शियस माइंड into the play and saying that watch, you know, what is the subconscious doing? I don't need to react in the same way, I don't need to repeat that same pattern, I don't need to do that. लेकिन अब subconscious तो इतने सालों से है, that means the very first step is awareness. मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मतलब एंगर भी जरूरी है। yes, अगर प्रकृति ने आपके पर्सनालिटी में वो डाला हुआ है तो वो है, वो उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि एंगर अगर है तो शायद उसका एक रूप ये भी निकल के आता है कि आप चैलेंज लेते हो किसी चीज को लेके। अगर वो नहीं रहेगा तो आप डल रहोगे। और आप अपने आप को स्ट्रेस कैसे करोगे? हाउ वुड यू असर्ट योरसेल्फ? You have to have that anger as an emotion ना, रस है, हम नहीं वो जो डांस के उसमें कहते हैं नव रस, you know, every neurotransmitter is रस। So anger हो गया आपका, jealousy हो गया, greed हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो हम षड रिपु बोलते हैं, there are also the primal emotions. So primal emotion ब्रेन में हर एक का अपना रोल है। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक बंदा एक ही काम आप दिए जा रहे हो नहीं कर रहा है, तो आप कब तक टॉलरेंट रहोगे? सो यू हैव टू शोकेस दैट एंगर, बट यू हैव टू शोकेस द एंगर एंड नॉट बी एंग्री। ये जो तफावत है ना, वो हर कोई नहीं कर सकता है। एंड व्हेन योर माइंड स्लिप्स इनटू एंगर देन ऑल योर सिंपैथेटिक कम्स इन, आप नीचे हो गए, फिर तो जी आपने अपना सिस्टम ही खराब कर लिया। अच्छा, इसका एज से कोई रिलेशन है कि जैसे से एज बढ़ रही है तो उसकी एबिलिटी कम हो रही है, या फिर गुस्सा ज्यादा बूढ़े लोगों को ज्यादा आता है, कुछ ये क्या रिलेशन है इसका? सी एज के साथ साथ ब्रेन का वायरिंग तो पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है। सो एज आई सेड ना, कोई लोग समझते हैं कि बच्चों में इतना एंगर नहीं होता है, टीनेज में थोड़ा सा जाके, अब टीनेज में सबसे टॉप हो जाता है। यू सी दैट, यू नो, दे आर ऑलवेज ऑन द हाई, इतने केमिकल्स है, इतने हॉर्मोन्स है, देन यू नो इन द मिड लाइफ इट सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइजेस एंड देन अगेन, सो इट has a wave kind of a pattern because वो life के circumstances पे भी थोड़ा सा dependent होता है। but the entire point in the brain, बहुत जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि एक एक emotion को आप, you know, you can unlock it, you can, अब fear for example, there's a beautiful book called Gift of Fear। अब सोचो, मान लीजिए just as a hypothetical this कि कोई, you are 100% fearless, can you survive? आप बिल्कुल zero fear है आपको, किसी भी चीज का कोई फियर ही नहीं है। विच मीन्स पॉसिबली इफ देयर इज यहाँ से कोई शार्प चीजें निकल रही है, इमेजिन दैट, यू नो, यू आर वॉकिंग एंड देयर आर सर्टेन, यू विल वॉक थ्रू इट,
You will hurt yourself. You will burn yourself. You will not be able to protect yourself. So fear, अब शेर आ गया. Imagine, अब अभी मैं सेरेंगेटी से आई and literally where we had stayed ना, बिल्कुल बाजू में, मैं जहाँ रूम में थी उसके बाजू में शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही थी. वी वर राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल. अब उस पॉइंट पे एक बार तो आपको फियर आ ही जाता है. अब सोच लीजिए नहीं नहीं जी मैं तो बाहर जाऊंगी, मैं तो यहाँ पे चाय पीऊंगी, शेर को आने दो. Does not happen. So fear is also a very important emotion. There was a study which was done, मुझे ये study याद आ रहा है, और ये study बहुत important है because when we are young, because you asked me that question कि birth से होता है कि बाहर से आता है. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ब्रिटिश ग्रुप ने स्टडी किया था ये. उन्होंने 4 टाइप्स की बेबीज को अलग अलग रूम में रखा था और कैमराज रखे थे, और जो केयर गिवर था उनको अलग अलग चीज़ें दी गई. फॉर एग्जाम्पल एक रूम में हम उसको ABCD नाम देते हैं, बेबी ए, बेबी बी, बेबी सी एंड बेबी डी. अब बेबी ए जो है उसको आपने फीड कर लिया, फिर जो है केयर गिवर चला जाता है. केयर गिवर काफी टाइम तक वापस नहीं आता है. दैट वाज द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. 2-3 आवर्स द बेबी इज हंटिंग फॉर द केयर गिवर, कोई नहीं. और बेबी के जो माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन है, छोटे चीजें, वो कैमरा से डिनोट हो रहे हैं. बेबी बी को भी सेम किया गया, फीड करो निकल जाओ. बेबी सी को भी सेम थिंग, फीड एंड गो आउट. बेबी डी को भी निकल जाओ. अब इंटरेस्टिंग ये रहा कि 3 घंटे बाद द केयर गिवर वॉज सेंट बैक टू द रूम कि जाओ अब जाके बेबी को देखो. अब जैसे ही वो केयर गिवर आ गया ना, तो बेबी ए ने ऐसा एक्सप्रेशंस दिया कि ओ आई मिस्ड यू, योर एब्सेंस वाज फेल्ट. बेबी बी के पास गया तो एंग्री, why didn't you attend to me, I was crying here and where were you. बेबी सी के पास गया तो एकदम सा अचरज वाला, सरप्राइज की, होप समथिंग वाज ऑल राइट विथ यू, व्हाट हैपेंड. सो एक कंसर्न वाला. और बेबी डी इनडिफरेंट, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. अब इन्होंने इन सब को 30 साल तक फॉलो किया. All these groups of the babies, A, B and C and D, were followed up until the age of 30, until they were 30. All of them showed similar traits, even in their young age. जो इंडिफरेंट थे वो इंडिफरेंट ही रहे अपने रिलेशनशिप में. जो सरप्राइज वाले थे, हु केयर्ड एंड कंसर्न वाले थे, वो कंसर्न वाले रहे. एंग्री वाले एंगर पे रहे. सो विच मीन्स समवेयर वेरी अर्ली ऑन when your brain is forming, and possibly for that matter मैं तो कहूंगी कि when the brain is in the womb, when the child is in the womb, वहां से आपका प्राइमिंग शुरू हो जाता है. वहाँ से आपकी पूरी जो सिचुएशनल ये है, केमिकल की सर्किट है, वो सारी फिट हो जाती है, बैठने लगती है. एंड 0 to 3 पे तो वो डेफिनेटली होती है. 0 to 6 इनफैक्ट यू कैन टेक इट, वहाँ पे वो कंसोलिडेट हो जाती है. सो येस, टू सम एक्सटेंट इट इज ड्रिवन बाय नेचर एंड इट इज ड्रिवन बाय नर्चर. अच्छा, बच्चों की बात हो रही है तो उनके ब्रेन को भी थोड़ा सा आप अगर समझा पाएँ, क्या ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि छोटे बच्चों का ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, या उनको स्पेशल चाइल्ड कह दिया जाता है. तो ये हमारी गलती है कहीं ना कहीं, या फिर वो वैसे ही बर्थ ही हुआ है? देखो कितने मिलियंस ऑफ इयर्स से होमोसेपियंस है, कितने हो गए, millions and millions of the years. Now the brain has not stopped to grow. ब्रेन कहीं ना कहीं इवॉल्व होते ही जा रहा है, इवॉल्व होते ही जा रहा है, जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही है, जैसे जैसे ये, वो बहुत ही सटल चेंजेस है. इवोल्यूशनरी चेंजेस आर नॉट रैपिड कि एकदम से सडनली सेरेबेलम बहुत बड़ा हो गया. इनफैक्ट मेरे साथ एक बार हुआ था एक एग्जाम में, मुझे बहुत विविडली ये किस्सा याद है. मैं गई एग्जामिनेशन में, निमहांस में पैथोलॉजी के उसमें था. मुझे एक ब्रेन दिया गया और बोला कि ये क्या है. अब मैंने कहा यार मतलब एग्जाम चल रही है, मैंने कहा ब्रेन है जी. तो बोले गेट आउट. उसके बाद मेरा दूसरा कलीग गया, हाथ में पकड़ाया, बोले क्या है, बोले ब्रेन है, गेट आउट. 3 लोग हम बाहर चले गए. फिर हम बाहर बैठ के सोच रहे, था तो वो ब्रेन ही. तो none of us actually took and converted and saw that इतना बड़ा ब्रेन स्टेम था. ये स्टेम जो है वो छोटा सा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन में. ह्यूमन ब्रेन में इतना छोटा सा था, उसमें इतना बड़ा ब्रेन स्टेम था और इतना सा ब्रेन था. इट वाज एक्चुअली अ काउज ब्रेन. क्योंकि उनके ये वाला जो पार्ट है वो खाली सर्वाइवल का है. आपका हार्ट चल रहा है, ब्रीथ कर रहे हो, एवरीथिंग इज वर्किंग. और ये वाला मेन जो है वो ह्यूमन पार्ट है. ऑल द समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, गुड एंड बैड, डिसीजन मेकिंग. तो हमने तो तीनों ने जी उल्टा ही नहीं किया. सो इवोल्यूशनरी वाइज हमें ये पूरा बड़ा ब्रेन दिया गया है. वी हैव बीन गिवन दिस entire cortex which is not there with the animals. और ये डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है. या
वो हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है। वही तो क्वेश्चन हमें ऑटिज्म और ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम के उसमें पूछना है कि एज वी आर इवॉल्विंग द सेंसरी स्टिमुलस, ये 5G 4G, इतने स्ट्रेसर्स, उससे हम ब्रेन को कितना हैम्पर कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में हम कितना प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो द स्टैटिस्टिक्स सेज करंटली द न्यूरो डाइवर्जेंट इज 1 in 30, विच मीन्स कहीं ना कहीं आप ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम वो पाओगे, लेकिन जैसे जैसे 2030, 2040, 2050 तक 1 in 3 तक प्रिडिक्ट किया गया है। 1 in 3, which means there won't be something called neurodivergent and neurotypical. सारे यूनिक ब्रेन्स हो जाएंगे। So I see it slightly in a different way also, that आप एक ब्रेन, ऐसे ब्रेन के साथ डील करते हो when it's a special kid or a special child, कि आपको special skills बनाने पड़ते हैं to handle that. So somewhere the child has come to actually teach you something. The child has been born into the family to teach you tolerance, lots of patience, lots of love, and then how to handle such a brain. Lekin yes, the incidence is increasing, lots of other things are responsible. अभी मैं एक स्टडी पढ़ रही थी, दिन के हमारे, you and me, every day, the amount of microplastics that we are taking. If I'm not wrong, that article suggested some 7 grams of microplastics we are consuming every single day. 7 gram. Thank God you served me in the glass. मैं तो प्लास्टिक से तो मैं पानी पीती नहीं हूँ. The plastic bottle वाला पानी is a dead water. So what are we doing to ourselves? You know, we are feeding, again, this is all kerosene, right? For the Ferrari. तो बड़ा मतलब कई सारे रीजन है इसके, अगर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम, बहुत सारे उसमें आपने एक ये प्लास्टिक वाली चीजें बताई, और इस तरह के कौन दो चार अगर और आपको 5G, आपका वाईफाई के सिग्नल्स, सो वाईफाई का सिग्नल्स भी बहुत, अब क्या है कि बहुत ज्यादा उस पे रिसर्च नहीं आ रही है, लेकिन स्वीडिश साइंटिस्ट ने काफी सारे उसमें ये प्रूव किया है कि भाई दीज सिग्नल्स आर नॉट गुड। इसलिए आई डोंट वेयर एनी ब्लूटूथ ऑन माई बॉडी, यू नो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं ब्लूटूथ के सिग्नल्स वगैरह, it's not, you know, the entire industry has never got us to believe that उससे कुछ होता है, लेकिन जब आप एक क्रॉस सेक्शनल, एक बड़े से एनालिसिस में देखते हो ना, तो इम्पैक्ट तो है ही है। अब मान लो इम्पैक्ट 5% को आई, but you definitely had those 5% suffering, right? So ऐसा 95 को नहीं आई, 5% को आई, तो statistics तो अच्छा है, but eventually those 5% people did suffer. वो क्यों, वो 5% लोग कौन होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर नहीं, बट इट्स वेरी वेरिएबल, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, वरना तो हम रोक ही लेंगे ना। हाँ वही, अगर हमें वो फॉर्मूला पता होता कि भाई जी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, फिर तो हमारे हाथ में होता उसको ठीक करना या प्रिवेंटिव। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रिवेंटिव न्यूरोलॉजी। मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट वर्क ऑन क्यूरेटिव न्यूरोलॉजी। तो मेरा 2 ही पैशन है, वन इज प्रिवेंटिव न्यूरोलॉजी एंड इंटीग्रेटिव न्यूरोलॉजी। इंटीग्रेटिव विथ आर योगिक साइंसेस, एंशिएंट विजडम, बिकॉज देखो ब्रेन को आप एक अलग यूनिट, जैसे मैंने ब्रेन को निकाल ही लिया, अब मान लो ब्रेथ और मेरे ब्रेन के साथ कोई संबंध नहीं किया मैंने, तो कैसे चलेगा? So it is like a lock which you have removed and key आपने जी कहीं और रख ली. So you have to take everything in the perspective of the entirety of the human body as is, और not just this physical human body. मैं तो सोचती हूँ कि medical schools में ना yogic anatomy सिखानी चाहिए. क्या बात है? There should be this of yogic anatomy. इतने meridians, इतनी सारी चीजें, you know, it's just fascinating. अच्छा, अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाना, जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत मेमोरी थोड़ी वीक है, भूल जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, या कुछ ऐसी डिफिशियंसीज हैं जिनको लगता है कि यार ये मेरा ठीक होता तो मैं आज कहीं और होता या बेहतर कर रहा होता, तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? सो डिपेंड करता है अगेन कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है। सो पहले तो उनको अपनी दिनचर्या पे काम करना होगा। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने रूटीन में आप कितना टाइम अपने ब्रेन को दे रहे हो, जैसे हमने पहले बात करी, क्या आप अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा सब पे काम कर रहे हो? आपका न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनली ब्रेन ऑपरेट करता है। और इसीलिए नो, आई एम नॉट एंटायरली एंटाई शुगर। बहुत सारे लोग शुगर इज बैड, शुगर इज बैड, शुगर इज बैड। कौन सी शुगर बैड है? प्रोसेस शुगर इज बैड। जो शुगर आपको फैक्ट्री में बनाई जाती है, दैट इज बैड। नेचुरल शुगर इज नॉट बैड, बिकॉज योर ब्रेन इज आइदर ऑन शुगर और ऑन कीटोन्स। ये 2 के अलावा ब्रेन के पास और कुछ है ही नहीं है। और जितने लोग फास्टिंग करते हैं, जितने लोग अलग अलग तरीके का ये करते हैं, उपवास जो भी बोलो, यू डेफिनेटली सी अ कॉग्निटिव फंक्शन चेंजिंग, यू नो। सो क्या आप अपने डाइट पे प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? क्या आपने स्ट्रेस को दोस्त बना रखा है?
कि एंटी स्ट्रेस मैकेनिज्म्स को दोस्त बना रखा है. जस्ट सिंपली ग्राउंड में 10 minutes ऑफ barefoot walking, it can be massively relaxing. It is as simple as that. So how many times even barefoot हम walking करते हैं. मैं जितनी भी बार चाहे मॉल में जाती हूँ कहीं पे भी, the moment the first thing it's a clean place, I'll remove my shoes. सबसे बेस्ट तरीका है मुफ्त में ब्रेन में अल्फा बनाने का. Just walk barefoot. अच्छा. Just simply walk barefoot, So simple चीजें हम करते नहीं हैं. अब मान लीजिए कि मुझे yes peak performance करना है, then you need to actually understand and learn the hacks. So हमारा जो top 1% का peak performance का program है, where how do you be that top 1% leader in your this, तो वो करना, because there are steps, there are special neuro breathing protocols, neuro manifestation protocols, neuro visualization. कहीं ना कहीं you have to get it fast ना. अब 2-minute नूडल, 2-minute मैगी वाला जमाना है. So 2-minute ब्रेन पीक ब्रेन करना है. बट यस, जनरल हेल्थ मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को ठीक रखना, शुगर को ठीक रखना, ऑल दोज इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन टाइम का भी एक चक्कर है, तो कुछ में थोड़ा तेजी से चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं. ये एक राइट और लेफ्ट ब्रेन की बात आती है, और उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लेफ्ट हैंडर मेरे जो दोस्त हुआ करते थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े तेज हैं, शार्प हैं. इज इट ट्रू? So 13% roughly of the world's population is left-handed, and they are the best scuba divers somehow. And they are very good readers. So ऐसा एक बड़ा statistics में पाया गया था. लेकिन I think connection to the brain wise उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. Either you are a left-handed or, but एक और फायदा होता है left-handedness को, कि speech का जो उनका एरिया होता है वो दोनों brains में आता है. तो जब अगर मान लो अगर लकवा हो गया, stroke हो गया, तो उनकी speech बच जाती है. So they definitely have that benefit. But on the whole, right brain, left brain as such is a myth. लेकिन in our book we have developed a way in which you can understand कि कैसे the right brain also has a certain role to play, left brain also has a certain role to play, upper brain which is your brain of decision making, perspective, and your lower brain which is your emotional also has a role to play. So out of the 4 brain waves, what is your particular brain type? So हम इसको बोलते हैं decode my brain. So decodemybrain.com is our newly launched platform जहाँ पे 13 years से लेके adult तक you can understand how you are thinking. And that is extremely important, because the way you are going to think, you are going to feel. The way you are going to feel, you are going to act. The way you are going to act, you will receive the outcomes. Your outcomes will determine your destiny and success. So it's all linked, So it all starts with the first thing of thinking. So we have divided and shown so many brains, of different types. तो हमें कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है जिसमें राइट लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिव हो, या कुछ और हम बेहतर कर सकें? हाँ बिल्कुल, ये वाला जो हम करते थे वो राइट लेफ्ट ब्रेन एक्टिव का ही था. एनीथिंग दैट वी वर डूइंग क्रॉस लेटरल वाज फॉर दैट पर्पस. स्टर्नम के पास ना 2 एरियाज होते हैं, जस्ट वन फिंगर ब्रेथ अराउंड, उसको ब्रेन बटन भी बोलते हैं. दैट इज एक्टिवेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन. सो एनी क्रॉस लेटरल ट्रेनिंग, जब भी आप उल्टा वो पीटी कराते थे तो एक ऐसे चेक वो करो, पैर से हाथ को टच करो, हाथ से उस पैर को टच करो. सो ऑल दोस क्रॉस लेटरल आर एक्टिवेटिंग द पाथवेज इन द ब्रेन. लिखने विखने की भी प्रैक्टिस की जा सकती है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, लेफ्ट हैंड से. आपको आता है? नहीं, मुझे नहीं आता है. करना चाहिए बीच बीच में, you just doodle, scribble around it. मैं काफी टाइम विक्रम का एग्जांपल देती हूँ कि he is the one who writes with both hand. चलो वो तो ठीक है, मिरर राइटिंग बोलते हैं हम उसको. He writes in 7 different languages in both hands. It's just look at the wiring. Now the beauty is when he came to me for discussing the mirror writing, and this is the first time I'm seeing somebody who can write with both hands first of all. Exactly same, copy to copy, और 7 लैंग्वेजेस में. तो हम इस पे बात कर रहे थे कि राइटिंग क्या थेरापी बन सकता है. एंड देयर आर सर्टेन पेपर्स कि स्किज़ोफ्रेनिया ठीक करने के लिए स्किज़ोफ्रेनिया की वायरिंग को आप ऐसे मिरर राइटिंग से ठीक कर सकते हो. सो देयर आर सम इनिशियल ट्रायल्स, बहुत ही पायलट अर्ली ट्रायल्स है. बट एवरी सिंगल सिग्नल, every impulse which is going to the brain is doing some sort of a change in the brain. In fact, ऑफिस में अगर आप बैठे हो ना, मान लीजिए आपका ऑफिस है, यहाँ पे मैं हमेशा फोन रखती हूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर रखती हूँ, यहीं पे मेरा फोन होगा. सो मेरे ब्रेन को ना एक आदत पड़ जाती है वो स्टिमुलस लेने की, और वो फिर बिल्कुल लेजी हो जाता है. वो स्टिमुलस ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है. द मोमेंट आई विल कीप द फोन फ्रॉम हियर टू हियर ना, ब्रेन को प्रॉब्लम होगा और उसको एक्ट करना पड़ेगा. उसको हम कहते हैं न्यूरोबिक्स. सो ब्रशिंग विद द लेफ्ट हैंड,
let's say you're taking a shower which is blindfolded, थोड़ा सा ध्यान रख के, lot of people can fall also, तो आपको पता होना चाहिए भी मैं साबुन इससे ले रहा हूँ, पानी ऐसे आ रहा है. So anything which you're doing outside its comfort is stimulating. It's called neurobics. ये प्रैक्टिस अगर ये हम प्रैक्टिस करना है और दिनचर्या में ही प्रैक्टिस करना है. मुझे लोग कहते हैं अरे इतना सारा हम कैसे करें, अरे जैसे ही गाड़ी में बैठो अपना ब्रीदिंग शुरू कर दो, ऑफिस पे जाते ही 4 चीजें इधर से उधर कर दो, यू नो, जस्ट ट्राई टू मेक इट फन. यू डोंट हैव टू. मैं आज भी डिस्पाइट ऑल माय मेड्स एंड डिस्पाइट एवरीथिंग आई गो ग्रोसरी शॉपिंग. अच्छा. And people are like, every weekend we see you at the whatever mart, you know, Walmart, this, that and all. Why is that, you know? I said, देखो लुलु में, हमारे दुबई में, lots and lots of stuff is there, right? You take that sensory stimulus. कहीं पे आप smell करते हो, कहीं आप कुछ चीजें touch करते हो, कहीं पे आप colors देखते हो. So that stimulation of the brain is very, very important. अच्छा, ये भी है कि दिमाग का जितना इस्तेमाल करें वो उतना बढ़ता है, ऐसा है? बिल्कुल, ऐसा है? बिल्कुल. तो फिर ये उम्र के साथ साथ घटने क्यों लगता है, उसकी एबिलिटी क्यों घटने लगती है? That is the natural process. Decay of the brain is a natural process. After the age of 40, every 10 years, 5% of the brain shrinks. After 10 years, every 10 years. So वो natural phenomena है. By the age of 70, you already lost 15 to 20. But your job is what? भगवान ने एक और चीज दी है, what is neurogenesis और neuroplasticity. आप उसको grow भी कर सकते हो. लेकिन नॉर्मली तो वो ऐसे ही कर्व में जाएगा. तो किससे ग्रो होगा? यही सारा मेडिटेशन से ग्रो होगा, अल्फा की बिल्डिंग से ग्रो होगा, आपकी गुड न्यूट्रिशन से होगा, स्ट्रेस फ्री रहने से होगा. सो दैट इज इन योर हैंड. न्यूरोप्लास्टिसिटी, Yes. इसको थोड़ा सा आप बताएं. और देखिए क्या होता था पहले, हम ऐसा मानते थे कि जी जैसा ब्रेन बन गया ना वैसा ही है. अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेन में डैमेज हो गया है, ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, अब वो ब्रेन का पार्ट बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा. दैट वाज आवर ओल्ड थिंकिंग. स्लोली आवर थिंकिंग इम्प्रूव्ड, सेइंग दैट अरे नए ब्रेन सेल्स तो बन सकते हैं इफ वी गिव द राइट एनवायरनमेंट. द न्यू ब्रेन सेल्स फॉर्म एंड लगातार न्यू ब्रेन सेल्स आर ऑलरेडी फॉर्मिंग, यू नो. सो ये ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए कि आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड मैं रोज आई एम डूइंग द रोड, पेवमेंट कर रही हूँ मैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का रोड में बनाने की कोशिश कर रही हूँ. अब रोड बन गया, अब मैं रोज वहां से चलती हूँ. अब सडनली यू नो इन दैट थिंग, उस रोड पे साइड में से एक और कंक्रीट आ गया कि अरे वाह, अब तो मैं इस रोड को और भी अच्छा कर सकती हूँ, और आगे से आ गया. सो these little new cells help us build better pathways. Even better than what your pathways were. So that is called neurogenesis या neuroplasticity. Okay. आसान नहीं होता. It's not as easy as it sounds because you have to work towards it. You have to be firstly aware about it and you have to work towards it. तो ये कैसे किया जा सकता है? मतलब ये मेडिकली करना होता है या कैसे? मेडिटेशन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर इट. मेडिटेशन का अभी एक पेपर आया है, 7 दिनों के मेडिटेशन में सारे एंडोर्फिन्स, नेचुरल एंडोर्फिन्स, सिलिसाइबिन जैसे केमिकल्स, कितने सारे ब्रेन के रीवायरिंग के केमिकल्स 7 दिनों में जनरेट हो गए. सो एवरी सिंगल. अच्छा, एक और मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड का स्टडी है जिसमें आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज्ड. चैंटिंग के इतने स्टडीज है. फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र को स्टडी किया गया है. जब आप गायत्री मंत्र चैंट करते हैं तो एक सर्टन पार्ट ऑफ द हिपोकैम्पस जो हमारे मेमोरी के लिए है वो तेज हो जाता है. सो ऑब्वियसली मेमोरी गुड, इंटेलेक्ट बेटर, यू नो, योर मेमोरी सबसर्विंग योर इंटेलेक्ट एज वेल, यू नो, यू कैन कनेक्ट पास्ट टू द फ्यूचर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी का फंक्शन है. सोच लीजिए मेमोरी है ही नहीं है तो आपको जो सामने से आ रहा है वो पास्ट इंप्रेशन के साथ आप कैसे रिलेट करेंगे? So it's very interesting in the brain. मंत्रा की बात आपने की, मैं कहीं पढ़ रहा था आप ही का कि ललिता सहस्त्र नाम को लेकर आपने कुछ बताया हुआ, जरा वो हमारे दर्शकों को बताएं. So काफी सारे, every single mantra is extremely interesting. मेरा खुद का मंत्रा के साथ एक्सपोजर तो काफी, you know, when I was in the womb of my mother, तब मम्मी ने ओम भूर्भुवः स्वः पैसिवली सुना था. So कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र became my go to mantra. But जब मैंने लैब में स्टडी करना शुरू किया एक एक मंत्र को, तो fascinating things came out. For example, हनुमान चालीसा. The moment you speak हनुमान चालीसा, it is giving automatic box breathing. वेगस को स्टिमुलेट कर रहा है, आपके अच्छी नर्व विच इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसको स्टिमुलेट कर रहा है. ललिता सहस्त्र नाम इज गिविंग अ वेरी काम, पीसफुल थीटा इफेक्ट दैट इज एंड गामा. फिर अगेन योर गायत्री मंत्र इज एक्सेलेंट फॉर अल्फा पीक. अगर आप गायत्री मंत्र रोज 108 times 21 days प्रॉपरली रिलीजियसली करते हैं और अल्फा पीक आप पहले और बाद में मॉनिटर करते हैं, there will be a shift. We have shown that shift.
इन द लैब. सो वो अल्फा पीक से क्या हुआ, मेरी रीडिंग की क्षमता बढ़ गई, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ गई, कॉग्निटिव रीजनिंग बढ़ गया, मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ गई. सो एवरी मंत्रा वाज सपोज टू बी चेंजिंग समथिंग. इमोशनल ब्रेन क्या वो अलग ही रोल होता है उसका, वो अलग तरीके से काम करता है? इमोशनल ब्रेन इज वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. जैसे हमने कहा कि मान लीजिए शेर आ गया यहाँ पे, तो मेरा लिम्बिक, मेरा फियर, फायर अलार्म वो होना ही चाहिए, मुझे भागना ही पड़ेगा. सो इफ माई इमोशनल ब्रेन इज ब्लंटेड, इसको ही तो हम डिप्रेशन कहते हैं ना, कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, एनहीडोनिया, मुझे कितना भी अच्छा चीज दे दो मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं हो रहा है. सो फीलिंग ब्रेन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. बट इज फीलिंग ब्रेन कंट्रोलिंग यू or you are enjoying those feelings? That is the difference. तो feeling brain और जो rational brain का जो bridge है, उस bridge में कितना control है ना, उस पे पूरा game है. That is the whole game. So emotions per se have to be there. If you don't feel good when I come here, if I don't feel good, फायदा क्या है? So emotions are, और देखो आप पूरी दुनिया में, मैं तो कहती हूँ कि जो economy में हम जी रहे हैं ना, it is not a product economy. It is an experience economy. How did you make the person feel? अगर if I tell you, आप अपने एक लीडर को याद करो, जो भी आपकी लाइफ में कोई बॉस रहा हो या लीडर रहा हो, what will you remember? Not कि how good decisions he took. How did he make you feel? हाँ, वो याद रहता है. वही याद रहता है कि, और वही बॉस याद भी है जो एग्जैक्टली वही बॉस भी याद आएंगे जो आप जिन्होंने आपको कनेक्शन दिया था, दैट लव, दैट केयर दिया था. नॉट कि भाई जॉब टू जॉब, राइट? बिकॉज वी आर नॉट जस्ट ब्रेन बीइंग्स, वी आर ऑल्सो फीलिंग बीइंग्स. बात यही आती है कि फीलिंग पहले ला लो, फिर ब्रेन के थॉट को ला लो, तो थोड़ा सा पंगा है. लेकिन आप थॉट अराइज हुआ, फीलिंग अराइज हुई, आप अवेयरनेस में हो, और फिर आपने अपना काम किया, then you are settled, and the entire spirituality is what? पूरी spirituality कोई ऐसे थोड़ी कहता है कि don't go for joy. Spirituality ऐसे भी नहीं कहता है कि भाई बिल्कुल आप जीरो गुस्से में हो जाओगे. It is not possible. Spirituality ये कहता है कि जो भी अराइज होता है आपका इमोशन, आप उसके विटनेस बन जाओ. Now you are enjoying that as well, and you are not getting affected by it also. So it becomes like a playing field where you are all the time enjoying and happy. अच्छा, यूनिवर्स को लेके ये भी कहा जाता है कि वो मैनिफेस्ट की बात आती है. हाँ. या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसका दिमाग से कैसे कनेक्शन है कि आप जो सोच रहे हो वो हो जाता है? बहुत लोगों के साथ होता है, अगर उस इंटेंसिटी के साथ आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसका जो भी एक प्रोसेस होता है. पहले तो मैनिफेस्टेशन की जो मिथ्स है ना, वो उस पे वो करते हैं. कितने लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जी मैंने तो ना अपना बोर्ड लगा लिया था, रोज मैंने वो विजुअलाइज कर लिया था, लेकिन मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. Yes, the visualization is to subconsciously remind you कि आप अपने गोल से भटको नहीं. आपको वो चाहिए, वो आपके हमेशा सबकॉन्शियस में रहे. लेकिन क्या आपने अपने ब्रेन पे काम किया? If your limbic system, if your emotional system kept on firing, kept on reacting, kept on doing the exact same thing the way it had been doing, और आपने मेन आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ाया ही नहीं, रैशनल कैपेसिटी नहीं बढ़ाया, चॉइसेस अच्छी नहीं कर रहे हो आप. Life is all about the choice. In the morning you get up, you can eat puri bhaji or you can eat a salad, right? It's on you. Every little thing is a choice. Choice to come to your podcast, choice to not come to your podcast, choice to meet this person, choice to not meet this person. The choices are the only ones which is determining our destiny. अब वो choice ही आपकी बेकार हो गई because your brain is not well formed, and then you keep the board on, manifestation will not work. Manifestation is a पूरा पक्का 100% science. इसमें कोई हुला ये वो कुछ भी नहीं है. It is all preparation towards clarity. So उसके जो जितने भी steps है कि clear purpose. You should know what you want. Clear direction. You should know कि आप कैसे वो करने वाले हो. Clear emotion with the feeling. For example, I want to reach to 10 million people. I want less suffering for 10 million people. मेरा खुद का vision, मेरा खुद का mission, lab का mission. तो वो 10 million लोगों के साथ मैं रोज रहती हूँ feelings में. I stay with them in those 10 million people's feelings. Now the body understands the supremacy of it.
कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रोज आप इतना फील कर रहे हो तो इमीडिएटली केमिकल्स भी बनेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्स को आप कमांड नहीं दे रहे हो, you have to operate from the gratitude, you have to operate from the प्रसाद बुद्धि कि जो आएगा वो तो मैं एक्सेप्ट ही करूंगा। वहां से आपने एंगर शुरू कर दिया, फिर से वही लूप में आप फंस गए। सो मैनिफेस्टेशन इज मतलब जैसे जिस हिसाब से हूला बताया जाता है ऐसा नहीं है। इट्स अ गुड आइडिया। लोग कहते हैं पानी पे आप लिख दो, पानी को कमांड कर दो एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो साइंस। पानी जो है वो 70% वाटर तो आपकी बॉडी में भी है, बिल्कुल, आपके ब्रेन में भी है। और जैसे ही आपने उसको इंटेंशन दिया, कमांड दिया, वो स्ट्रक्चर्ड वाटर बन गया। जो डॉक्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा, राइट, व्हेन यू गिव दैट, तो पहले डेड वाटर था, अब वो स्ट्रक्चर्ड हो गया, एक्टिव हो गया, चार्ज वाटर हो गया, अब स्ट्रक्चर्ड वाटर आपने अंदर डाल दिया। तो देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन। वी थिंक वी ओनली कम्युनिकेट, राइट? प्लांट्स में भी कम्युनिकेशन होता है, क्रीचर्स में कम्युनिकेशन होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कम्युनिकेशन होता है। We can't decipher. अब दो birds are chirping, we are not able to decipher what are they, but there is communication. So वहाँ से वो communicate हो गया कि भाई this has to be done. So everything is, in fact, body तो मतलब body बोलो, brain बोलो, mind बोलो, the most fascinating and intelligent, I would say the most fascinating and intelligent servant. सर्वेंट है वो, मास्टर नहीं है। आप अब आप कौन हो, वो दैट्स द क्वेश्चन व्हिच कम्स इन कि हु आर यू। खैर वो तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, बट इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हेल्पर। मैम मैंने देखा है कि जैसे मेल और फीमेल, इनके सोचने का तरीका, अगर हम लोग अपने ग्रुप की बात करें या फिर डिसीजन का तरीका, बिहेवियर है, तो अंतर हम देखते हैं थोड़ा सा। तो क्या उनका ब्रेन भी अलग होता है क्या? देखो पहले तो डाइवर्सिटी इज जॉय। सोचो कि सारे मेल्स है पूरी दुनिया में या सारे फीमेल्स है, क्या बस्तर होगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट दिस टू इट। सो डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल। सो हर ब्रेन को अलग से बनाया गया है। तो वुमेन और मेन के ब्रेन में काफी साइंटिस्ट को वो था कि क्या डिफरेंस है वगैरह, उन्होंने कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा डिफरेंस तो नहीं पाया, लेकिन जो स्पीच का सेंटर होता है वो वुमेन में स्लाइटली मोर डेवलप्ड होता है। और जो दोनों पार्ट्स के ब्रेन को जो कनेक्ट करता है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, वो ज्यादा थिक होता है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन एफिशिएंटली होता है विमेन में एज कंपेयर टू मेन, एंड दैट्स व्हाई यू सी मेन वेरी हाइपर फोकल। वो एक काम टास्क उठाते हैं उसी को करते रहते हैं, बट विमेन जनरली ऑल्सो आर मल्टीटास्कर्स। कभी बच्चे भी ठीक कर रहे हैं, फोन भी आ रहा है, ये भी कर रहे हैं, बिकॉज द कनेक्शंस आर सुपर फास्ट। बट अदर देन दैट, टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन या कोई पर्टिकुलर सर्किट, कोई पर्टिकुलर, ये ऐसा नहीं है। बिहेवियर में इस तरह की चीजें, बिहेवियर में बिल्कुल आएगा, क्योंकि हार्मोन्स भी थोड़े से अलग है। हार्मोन्स आल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन की जो मात्रा होती है, उसके हिसाब से काफी बिहेवियरली चेंजेस आते हैं। एक बड़ा ही जोक वो था कि विमेन के ब्रेन को निकालो, एक ही लोब मिलेगा, वो है शॉपिंग, और मैन के ब्रेन को निकालो तो एक ही लोब मिलेगा, क्रिकेट। नाइस। अच्छा, इसी तरह से क्या जो बहुत धनाढ्य लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, बिलियनर्स हैं, उनका माइंड भी कुछ अलग तरह से होता है? जी बिल्कुल होता ही है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। देखो कोई भी अचीवमेंट नीड्स सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस फॉर व्हाट? सैक्रिफाइस अपने कंफर्ट जोन से, कि मैंने मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न की जो वो थी ना, वो हटा के मैंने कॉन्शियस माइंड लाया, मैंने उस पर काम किया। द गुड डिफरेंस बिटवीन, लेट्स से कि ओलंपिक में सब लोग जाते हैं, वे मेहनत तो सब करते हैं, सारे स्किल्स अच्छे होते हैं, सबके ट्रेनर्स भी बड़े अच्छे होते हैं, तो हु इज द वन हु विंस? द पर्सन हु विंस हु हैज कंट्रोल्ड द माइंड, कि ऐसी तनाव वाली स्थिति में भी वो कैसे टिका रहेगा। सो द थिंग्स ऑफ सच एज रेजिलियंस, द पावर टू बाउंस बैक, think something which nobody still is able to think। तो अपने ब्रेन के वायरिंग को ही उस हिसाब से करने का, that is the magic with which they operate from। अच्छा मैम, दिमाग जो है वो मतलब इमेजिनेशन, कल्पना और रियलिटी में वो अंतर नहीं कर पाता है शायद, इसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। कई बार हम फिल्म देखते देखते रोने लगते हैं, जबकि हमें पता है कि यार ये तो नाटक चल रहा है। बिल्कुल, और उसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हेल्दी ब्रेन के लिए वंस इन अ मंथ और टू
एक बार लाइव शो कुछ ना कुछ देखना चाहिए, क्योंकि जैसे डांसर हो गया, म्यूजिशियंस हो गया, उनके जितने ब्रेन के एक्टिविटीज हो रही है ऑलमोस्ट सिमिलर आपके ब्रेन में भी होने लगेगी. सो इट इज लाइक यू आर मिररिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग. अब पुराने जमाने में सोचो आप, हर वो फेस्टिवल आता था जहाँ पे इतने सारे लोग मिलते थे, गाना होता था, कलर्स होते थे, ऑल दिस वाज टू कीप द ब्रेन स्टिम्युलेटेड. अच्छा, तो यही वजह है कि जैसे कि मैनिफेस्टेशन या कुछ चीज़ें हम बहुत अगर इंटेंसिटी के साथ सोचते हैं तो वो हकीकत की तरफ जाने लगती हैं. बिल्कुल. सो इट्स नॉट जस्ट सोचना, यू सिंक इट एंड यू लिंक इट. जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू नॉट जस्ट सोचना, फील करना, दैट फीलिंग, कंपोनेंट ऑफ फीलिंग, क्योंकि फीलिंग ही केमिकल्स लाएगा. अगर मैं ऐसे ही ब्लैंक कैनवास पे सोचे जा रही हूँ जी मैंने तो ये 10 मिलियन, तो नहीं होगा. मुझे वहां तक फील करना होगा, वहां तक वो दैट कोड of that emotion has to be touched, तब जाके केमिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे. और वो लगातार बार बार मुझे रीइंफोर्स करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा. जितनी जितनी बार आप उसको अफर्म करोगे, रिपीट करोगे, ब्रेन में वो सर्किट्स प्रिपेयर्ड है. अब क्या होगा, ऐसे नहीं कि सडनली जी मुझे $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. मेरे आसपास के लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाना शुरू कर देंगे, मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, मेरे चॉइसेस अच्छे होने लगेंगे, मेरा खुद का स्ट्रेस पे कंट्रोल अच्छा होना लगेगा, एंड देन द रिजल्ट्स वुड बी एविडेंट. अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था कि जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, कुछ एक बार सुना वो हमेशा याद रहता है या लंबे टाइम तक याद रहता है, उसमें क्या उनका मतलब सुनने का नज़रिया अलग होता है. जैसे कि मैं इसमें ऐड कर दूं कि कहा जाता है कि वर्ड्स अगर आप टेक्स्ट में कोई चीज़ लिखा हुआ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो याद नहीं रहता है, बजाय कि इमेज में. तो क्या वो हर चीज इमेज बना के सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उनको मल्टी सेंसरी मैजिक कहते हैं. तो व्हाट यू डू इज, आप नॉट जस्ट एक इमेज भी बना रहे हो, आप उसमें स्मेल भी दे रहे हो, आप उसमें एक टेक्सचर भी दे रहे हो. जितने जितने ब्रेन के एरियाज को आप एंगेज कर रहे हो, मेमोरी अच्छी होती जाती है. सो इट इज लाइक 5 सेंसेस. और जो हम 5 सेंसेस समझते हैं उसके ऊपर भी कहीं सारा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लेयरवॉयंस, देयर इज क्लेयरऑडियंस, क्लेयर सेलियंस. सो ये चारे जितने जितने क्लेयर मतलब क्या, और भी ज्यादा, you move to the next level of engagement. Senses are the doorway to the brain's functions. The more efficient they are, the better your brain becomes. Dementia for example, जिनके लोगों का कान में सुनना कम हो जाता है ना, उनको डिमेंशिया जल्दी सेट इन हो जाता है. सो हियरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉग्निटिव हेल्थ. तो हियरिंग को ठीक रखना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट टेक हियरिंग वेरी लाइटली. जैसे विजन भी सेम थिंग. आप अगर विजुअल स्टिमुलस कम करते जाते हो तो ब्रेन के कुछ कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल एट्रोफिक होते जाते हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि पूछना चाह रहा था मैं, ब्रेन स्ट्रोक को लेके. इसको लेके मैंने जब ये जाना कि इसका कोई बहुत एग्जैक्ट साइन नहीं आता है, अचानक से वो ब्रेन स्ट्रोक आता है और लोग आज ही सुबह मुझे 2 व्हाट्सएप मैसेजेस आए. मेरे वन ऑफ द रिलेटिव्स इन यूएस एंड सडनली गॉट अ लकवा, पैरालिसिस, हाथ काम नहीं कर रहा है, लेग काम नहीं कर रहा है. सो इट कैन हैपन वेरी सडनली. क्लॉट, जैसे हार्ट में क्लॉट फॉर्म होता है वैसे ही ब्रेन में फॉर्म होता है. तो फास्ट, FAST इज हाउ वी रिकॉग्नाइज. फेस में टेढ़ा हो जाना, आर्म वीक हो जाना, स्पीच बोलना दिक्कत होना, और टाइम, दैट मीन्स यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल. 3.5 आवर्स तक हम इंजेक्टेबल दे सकते हैं जिससे क्लॉट बस्ट किया जाता है. सो पीपल हैव टू रश. इनिशियली कुछ सिम्टम्स हैं कि उसको हम पहचान सकें? हाँ बिल्कुल. आपको बैलेंस में इश्यू आएगा, देखने में भी दिक्कत आ सकती है, वीकनेस लगेगा, हाथ पैर में सेंसेशंस में दिक्कत आ सकती है. एंड इट इज जनरली हेमीसाइड, आधी उस पे आता है. सो दैट्स द अर्लीस्ट साइन. क्या करना चाहिए अगर पहले से इस तरह का फील हो? हॉस्पिटल, बिकॉज द इनिशियल टाइम पे ही आप वो क्लॉट बस्टिंग दवा दे सकते हो. दैट्स व्हेन यू डू इट. हमने बड़े बड़े साल पहले ना, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अफ्रीका, हमने एक हिंदी एक्रोनिम बनाया था, बचाओ. बाजू कमजोर हो जाना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, आवाज थरथराना या बोल न पाना, वक्त अब न गवाना, तुरंत अस्पताल पहुंच जाना. दैट वाज आवर कैंपेन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मजेदार है मैम, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है. मन नहीं कर रहा है कि रोका जाए, लेकिन वक्त की भी पाबंदी है. जी. और आपको फिर वापस भी लौटना है. दुबई रहते हो आप? जी. लास्ट में थोड़ा सा बताओ, वहाँ की लाइफ अच्छी है यहाँ की? देखो दुबई, यस आई लाइक इट बिकॉज मेरी फैमिली वहाँ पे है. और इट्स बिन 11 years दैट आई एम इन दुबई. सो डेफिनेटली आई लव दुबई. बट ऑफ कोर्स मैं आई कंसिडर माई सेल्फ वसुधैव कुटुंबकम. आई एम अ ग्लोबल सिटीजन. और काफ़ी सारे हमारे कोलैबोरेटिव वर्क US में चल रहे हैं, UK में चल रहे हैं. मैंने पढ़ाई कितने सारे अलग अलग देशों से करी है, अलग अलग देशों में काम किया है. सो एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ
I feel connected to. So it really does not matter India or Dubai. I love everyone. वाह वसुधैव कुटुंबकम। आखिर में आप ये बता दीजिए कि अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे जी तो क्या तरीका रहेगा? दो तरीके हैं। अगर www.limitlessbrainacademy.com पे वो जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिसके हमने बात करी, मैनिफेस्टेशन का कोर्स है, मेडिटेशन, न्यूरो मेडिटेशन का कोर्स है, कई सारे म्यूजिक ऐसे हैं जो हमने खुद बनाए हैं जो फ्रीक्वेंसीज से मॉड्यूलेट होते हैं। अब आपने पूछा बिलियनर क्या करता है, तो वो गामा जरूर बनाता है, तो आप अपना गामा बाइनोरल बीट्स तो एटलीस्ट कम से कम सुन ही सकते हो। सो ऐसे न्यूरो ब्रीदिंग, एक प्रोटोकॉल्स, तो उन सब के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और बाकी मेरे को पर्सनली कुछ भी लिखना चाहे तो www.drshwetaadatia.com पे आ सकते हैं। कई सारे कोर्सेज हमारे लाइव भी जाते हैं, जो कि पीक, जो मैंने कहा टॉप 1% परफॉर्मर और न्यूरो मैनिफेस्टेशन अंडरस्टैंडिंग। मैं ना हमेशा ये कहती हूँ कि इंटरनेट आप खोल लो जी, कितना सप्लाई बहुत है, अप्लाई बहुत कम है। So ये जो सप्लाई और अप्लाई का गैप है ना, वो हमें ठीक करना है, विच विल हैपन ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिस। सीखो और करते जाओ। जस्ट ट्राई, जस्ट गो हेड एंड ट्राई आउट उज्जै ब्रीदिंग कि क्या हो रहा है। ये सारी मुद्रा पकड़ के बैठ जाओ कि हो क्या रहा है। लिसनिंग टू द बॉडी, स्पीकिंग टू द बॉडी, बीइंग विद द सेल्फ, बीइंग विद द बॉडी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जाते जाते मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ जो बड़ा स्टार्टलिंग था। यूएस में 2 ग्रुप्स बांटे गए, मेन एंड वुमेन के, और उनको बताया गया कि जी आपको 15 मिनट या तो साइलेंट बैठना है या वी विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक, माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट्स ऑफ -70 वोल्ट। What do you think they would have chosen? 15 मिनट का शांत बैठना, क्वाइट, सॉलिट्यूड और शॉक्स। पहला वाला 78% chose shocks. हाँ, 64% of the women chose shocks. So I was into a shock कि भाई मैं तो आराम से बैठ सकती हूँ। See, that is how we cannot even face our mind. मतलब हम खुद ही अपने मन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। So what a sad reality and a sad statistic. तो हमें I think we should be very very mindful कि हमें वो स्टेट में नहीं जाना है। We have to start to prepare our brains so that we can live happily. मैं एक शू होता है अपना, शू का साइज फॉर एग्जांपल मान लो मेरा 8 है, अब मैं 7 नंबर के शू पे ही वो करूंगी तो कैसा रहेगा? ना 9 नंबर चलेगा ना 7 नंबर। ऐसे ही not to lose, not too tight, just right brain will make the life right. Very nice, मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी शुक्रिया। Thank you so much to everybody also. Namaskar.